हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे कुछ दिनों से मेडिकल सर्जिकल रिलेटेड एक वेल डिजाइंड क्रैश कोर्स है जो कि आपकी अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जैसे कि आपकी एसजीपीजीआई की एग्जाम आने वाली है, आरआरबी की आने वाली है, साथ के साथ ईएसआईसी की जो 7 जुलाई को एग्जाम है, और अपकमिंग हमारा नॉट सेट 7 है जो कि सितंबर के अंदर डिसाइडेड हुआ है। तो उन सारी एग्जाम्स के लिए ये जो क्रेश कोर्स है वो काफ़ी हेल्पफुल है। तो उसी क्रेश कोर्स की सीरीज के अंदर हम अभी जो जो अभी जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक, कुछ सिस्टम्स को हमने देख लिए। हमारा अभी लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो हम पढ़ रहे थे। तो उसी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे टॉपिक्स के बारे में बात करता हूँ। कल हमने देखा था एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में, देखा था कि एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है। दूसरा फिर हमने देखा था कि एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर क्या मैनेजमेंट रहेगा, किस तरीके से मैनेज करेंगे। नेक्स्ट हम आज के क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा पैटर्न ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। कि एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर पैटर्न कैसा होगा, पैटर्न ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस की किस प्रकार के पैटर्न के अंदर या किस प्रकार के एंजाइना के, आप इसको बोल सकते हो टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, आप इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हो। दिस इज द टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। तो टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर सबसे पहला हमारा टाइप आता है स्टेबल एंजाइना। सबसे पहले हमारा जो टाइप आता है वो आता है आपका स्टेबल एंजाइना। अब स्टेबल एंजाइना क्या होता है स्टूडेंट? स्टेबल एंजाइना इज अकर विथ एक्टिविटी। जब भी इंडिविजुअल जिसको एंजाइनल पेन है या जो एंजाइना के लिए ससेप्टिबल होस्ट है, उसको क्या होगा, वो क्या करेगा, जैसे ही कोई भी एक्टिविटी करेगा, कुछ भी काम करता है, तो उस काम करने के दौरान, उस एक्टिविटी के दौरान उसको क्या होने लग जाता है, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन ड्यूरिंग एक्टिविटी। चेस्ट पेन ड्यूरिंग एक्टिविटी। चेस्ट पेन ड्यूरिंग एक्टिविटी, चेस्ट पेन, उसको एक्टिविटी के दौरान क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। और ये जो चेस्ट पेन है वो रिलीव हो जाता है जैसे ही आप पेशेंट को रेस्ट देते हो। कि हाँ, आप जब आपको छाती में दर्द, छाती में जकड़न, भारीपन ऐसा फील हो तो आपको क्या करना, रेस्ट करना। आपने ऐसे एडवाइस किया, पेशेंट क्या करेगा, आपने जैसा बोला वैसा पेशेंट करता है। और जैसे ही पेशेंट ऐसा काम करेगा, रेस्ट करेगा तो क्या होगा, रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन के साथ स्टेबल एंजाइना का जो पेन है वो क्या हो जाता है, रिलीव हो जाता है। पेन रिलीव, पेन है वो क्या हो जाता है, रिलीव्ड हो जाता है। तो स्टूडेंट हमें ये ध्यान रखना है कि स्टेबल एंजाइना के अंदर क्या होता है, पेन ड्यूरिंग एक्टिविटी। ठीक है। पेन इन एक्टिविटी, जब भी कोई इंडिविजुअल पेन फील करता है या कोई एक्टिविटी करता है तो उस टाइम उसको छाती के अंदर, चेस्ट के अंदर उसको टाइटनेस, हैवीनेस और जकड़न वगैरह फील होती है। और छाती में जो भी चेस्ट है उसके अंदर क्या होता है, उसको पेन फील होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो पेन है, जो चेस्ट के अंदर पेन फील हो रहा है, एंजाइना एंजाइना का जो पेन है, स्टेबल एंजाइना का जो पेन है, वो क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट और आपका रेस्ट करवाओ और नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट दो, उससे क्या हो जाता है, वो रिलीव हो जाता है। तो ये होता है हमारा स्टेबल एंजाइना। दिस इज द टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, दैट इज स्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट वन है अनस्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट वन हमारा जो टाइप है वो क्या है, वो कहता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है, देखो, अनस्टेबल एंजाइना के अंदर क्या होता है, ड्यू विद द एक्सर्शन ऑफ एक्टिविटीज। आप नॉर्मल एक्टिविटीज करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो पेन ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटीज। इसमें क्या आएगा आपके सेकंड वाले पोर्शन के अंदर, सेकंड वाला पढ़ रहे हैं अपन, इसमें देखना, इसमें आता है आपका पेन, नो पेन ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटी। नो पेन ड्यूरिंग, नो पेन ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटी। नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी के दौरान कोई पेन नहीं होगा। ठीक है। पेन इज अकर ड्यू टू एक्सर्शन। एक्सर्शन, एक्सर्शन का मतलब है हैवी एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज और हैवी वर्कलोड, हैवी वर्कलोड। उसकी वजह से क्या होता है, पेन इज अकर ड्यू टू एक्सर्शन ऑफ एक्टिविटीज। एक्सर्शन ऑफ एक्टिविटीज, जब भी उस इंडिविजुअल को एंड इमोशनल, एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन, एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन, जब भी इंडिविजुअल कोई हैवी एक्टिविटीज करता है, देखो एक्सर्शन ऑफ एक्टिविटीज,
पेन कब होगा उसको, जब वो इंडिविजुअल हेवी एक्टिविटी करेगा। हेवी एक्टिविटी का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा, जैसे मान लीजिए जिम चला गया, जिम जाकर के वहां पे डंबल उठा रहा है, बढ़िया एकदम हेवी एक्सरसाइज कर रहा है, उस दौरान उसको पेन होगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि टेबल के अंदर नॉर्मल एक्टिविटी में भी पेन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अनस्टेबल एंजाइना के अंदर, नॉर्मल एक्टिविटी के अंदर, नॉर्मल एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे नॉर्मल एक्टिविटी। अगर मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ यहाँ पे नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी का मीनिंग क्या होगा? नॉर्मल एक्टिविटी से मेरा मतलब है डेली केयर या डेली लिविंग, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज है स्टूडेंट, डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज के दौरान पेशेंट को पेन नहीं होता है। किसमें नहीं होता? अनस्टेबल एंजाइना के अंदर। किसमें नहीं होगा? अनस्टेबल एंजाइना के अंदर। अनस्टेबल एंजाइना के अंदर उसको डेली एक्टिविटी के अंदर कोई पेन नहीं होता है। लेकिन अगर वो एक्टिविटीज, हेवी एक्टिविटीज करना शुरू कर देता है, जब भी इंडिविजुअल हेवी एक्टिविटीज करना शुरू कर देता है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या फील होने लग जाता है? पेन हो जाता है। या फिर उसको स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए उसको कोई लॉस हो जाए, तो उसके अंदर क्या होगा, एकदम एकदम से वो डिप्रेशन में चला जाएगा, एकदम से उसमें ग्रीफ वगैरह आ जाएंगे, वो दुख में चला जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर उसको क्या हो सकता है? पेन हो सकता है। और जो अनस्टेबल एंजाइन है, उसका पेन इज नॉट रिलीव फ्रॉम, नॉट रिलीव बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोगिल्सिन। अगर आप अनस्टेबल एंजाइना के अंदर अगर नाइट्रोगिल्सरिन देते हो, तो उसका पेन रिलीव नहीं होगा। स्टूडेंट ध्यान रखने की बात है, पॉइंट को नोट करके चलिएगा कि पेन इज नॉट रिलीव, नॉट रिलीव बाय एंजाइना, नॉट रिलीव्ड बाय द एंजाइना, नॉट रिलीव बाय द एनटीजी, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट रिलीव बाय द एनटीजी। नाइट्रोगिल्सरीन, नाइट्रोगिल्सरीन की टेबलेट से भी पेन रिलीव नहीं होगा। वो कौन सा होगा? अनस्टेबल एंजाइना। तो अब देखो, अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा हम डिफरेंस पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक हल्का सा डिफरेंस पढ़ते हैं कि डिफरेंस कोई आपसे पूछ ले कि स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना में क्या डिफरेंस है, तो वो हम मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, अगर आप स्टेबल एंजाइना की बात करते हो, स्टेबल एंजाइना, दूसरी तरफ लिखते हैं अपन अनस्टेबल, अनस्टेबल एंजाइना। ये दो मैंने लिख लिए हैं यहाँ पे पॉइंट, ठीक है? ये दोनों पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये दोनों पॉइंट लिख के अब हमें मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? बेसिक डिफरेंस की स्टूडेंट अगर हम बात करें, तो पहला है पेन ड्यूरिंग एक्टिविटीज, पेन ड्यूरिंग एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। मतलब जो पेशेंट का जैसे नहाना धोना है, वॉशरूम जाना है, जो डेली के खुद के जो काम करते हैं अपन, उन कामों को करने में भी पेशेंट को क्या हो रहा है? चेस्ट में पेन हो रहा है, पेशेंट की चेस्ट में पेन हो रहा है, तो वो है स्टेबल एंजाइना, ठीक है? पेन इसमें क्या होगा? अनस्टेबल एंजाइना में पेन कब हो रहा था? एक्सर्शन ऑफ एक्टिविटी, पेन ड्यूरिंग, ड्यूरिंग पेन ड्यूरिंग एक्सर्शन ऑफ एक्टिविटीज और हेवी एक्टिविटीज, पेन ड्यूरिंग हेवी एक्टिविटीज, पेन ड्यूरिंग हेवी, पेन ड्यूरिंग हेवी एक्टिविटीज, कि जब कोई पेशेंट है वो हैवी एक्टिविटी करता है, तो ही उसको अगर पेन हो रहा है, तब उसको अगर पेन हो रहा है, तो वो किस प्रकार का एंजाइना होगा? वो होगा हमारा अनस्टेबल एंजाइना। और स्टेबल एंजाइना के अंदर तो वो अपनी डेली लिविंग की एक्टिविटीज है वो भी कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो ये हो गया एक बेसिक डिफरेंस। दूसरा देखो, स्टेबल एंजाइना का जो पेन होता है स्टूडेंट, स्टेबल एंजाइना का जो पेन होता है ना, स्टेबल एंजाइना का पेन, वो पेन नाइट्रोग्लिसरीन और रेस्ट के साथ रिलीव हो जाता है। पेन रिलीव, पेन रिलीव with the rest, with the rest and एंटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट के साथ और रेस्ट के साथ पेन रिलीव हो जाता है, ठीक है? इसमें पेन इज नॉट रिलीव, पेन इज नॉट रिलीव, पेन इज नॉट रिलीव बाय
एनटीजी। एनटीजी की टेबलेट के साथ भी ये पेन रिलीव नहीं होता है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस हो गए हैं हमारे स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए, डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट हम तीसरे वेरिएंट की बात करते हैं, वेरिएंट एंजाइना। तीसरा टाइप है एंजाइना पेक्टोरिस का, जिसमें है वेरिएंट एंजाइना। जो तीसरा टाइप है उसको बोलते हैं वेरिएंट एंजाइना। एक मिनट, हल्का सा कलर देखो। सॉरी सॉरी, बस 1 सेकेंड, हल्का सा वेट करो। ठीक है, अब है हमारा वेरिएंट एंजाइना। तो वेरिएंट एंजाइना के अंदर स्टूडेंट्स देखिएगा, वेरिएंट एंजाइना के अंदर क्या होता है कि मोस्ट कॉमनली एज ए रिजल्ट ऑफ कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। जब कोरोनरी आर्टरीज के अंदर स्पाज्म आ जाता है, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, स्पाज्म आ जाता है जब कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, तब आपको ये प्रकार का एंजाइना जो वेरिएंट एंजाइना है वो देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्पाज्म आ जाता है। ठीक है, और ये रेस्ट की कंडीशन के अंदर भी हो सकता है, इट में अकर इन रेस्ट। ठीक है, और अनरेस्पॉन्सिव टू इंटरवेंशन, ये किसी भी इंटरवेंशन को कोई रेस्पॉन्स नहीं करता, चाहे आप पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोल दो, चाहे आप पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन एडमिनिस्टर कर दो, ये किसी भी तरीके से रिलीव नहीं होता। इसके लिए हमें अलग ही मेजर्स है, मॉर्फिन वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, वेजोडाइलेटेशन करवाना पड़ेगा, स्पाज्म उसको रिलीव करना पड़ेगा। वैसे तो प्रेसिन वगैरह वो एडमिनिस्टर हमें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कोरोनरी आर्टरी वेरिएंट एंजाइना कब हुआ? ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, देखो वेरिएंट एंजाइना। स्टूडेंट जो वेरिएंट एंजाइना है, वेरिएंट एंजाइना कब हो रहा है? ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी, ड्यू टू कोरोनरी आर्टरीज। कि कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जब स्पाज्म हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर कौन सा एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है? वेरिएंट एंजाइना हो रहा है। वेरिएंट एंजाइना है, उसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, देखो नॉर्मली इसमें बताया गया रेस्ट की कंडीशन के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, अकर्स ड्यूरिंग रेस्ट, ड्यूरिंग रेस्ट, ये क्या है, रेस्ट की कंडीशन के अंदर भी आपको हो सकता है। ठीक है, रेस्ट की कंडीशन, अगर आप रेस्ट कर रहे हो उस कंडीशन के अंदर भी ये हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कोई पूछ सकता है कि वेरिएंट एंजाइना का मेन कॉज क्या है? मेन वेरिएंट एंजाइना का जो मेन कॉज है, जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेरिएंट एंजाइना इज कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो स्पाज्म हो जाता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका वेरिएंट एंजाइना आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और अनरेस्पॉन्सिव, अनरेस्पॉन्सिव टू एनी ट्रीटमेंट, टू एनी ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन, अनरेस्पॉन्सिव टू एनी ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन, ये किसी भी ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन के ऊपर कोई रेस्पॉन्स नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीन मोस्ट कॉमन टाइप हैं जो कि एंजाइना पेक्टोरिस के। तो पहला है स्टेबल एंजाइना, दूसरा है हमारा अनस्टेबल एंजाइना, तीसरा हमारा है वेरिएंट एंजाइना। आई होप अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला एमसीक्यू और दूसरा, ये दो आप लोगों के लिए मोस्ट कॉमनली बन सकते हैं। तीसरा एमसीक्यू यहाँ से बनेगा आपका कि वेरिएंट एंजाइना या वो कौन सा टाइप का एंजाइना जिसके अंदर जो कोरोनरी आर्टरी के स्पाज्म की वजह से अकर होता है, तो उसे बोलते हैं अपन वेरिएंट एंजाइना। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका पॉजिटिव वे के अंदर आंसर करूंगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ, ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस की। ट्रीटमेंट एंजाइना पेक्टोरिस का क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं? ठीक है, तो एंजाइना पेक्टोरिस का हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो देखो सबसे पहले तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स आ रही है। एंटी एंजाइनल ड्रग्स में हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी मॉर्फिन वगैरह है वो हम दे सकते हैं। जैसे एंटी एंजाइनल तो एंटी जी, मॉर्फिन, मॉर्फिन फॉर पेन रिलीफ,
आपसे कोई पूछ सकता है कि एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इंफाक्शन के अंदर मॉर्फिन एडमिनिस्टर करते हैं, तो मॉर्फिन ही क्यों एडमिनिस्टर करते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। मॉर्फिन, ये जो मॉर्फिन हम जब एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो ये मॉर्फिन क्या करती है? ये क्या करती है, पहला तो इसका काम होता है पेन रिलीव करने का। पेन रिलीव कर देती है। पेन रिलीफ के साथ साथ ये मॉर्फिन क्या करती है? डिक्रीज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू, टू बॉडी टिश्यूज। ये क्या करती है, जो बॉडी के जो टिश्यूज है उनकी जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको ये क्या कर देती है, कम कर देती है। अब बॉडी की अगर ऑक्सीजन डिमांड को मॉर्फिन अगर कम कर रही है, तो बॉडी को ऑक्सीजन नहीं चाहिए भाई, डिमांड कम होगी, इसका मतलब सप्लाई हमें नहीं चाहिए। सप्लाई नहीं चाहिए तो क्या होगा, अब हार्ट आराम से थोड़ा रिलैक्स कर, हार्ट क्या कर सकता है, थोड़ा रिलैक्स कर सकता है। और हार्ट जब रिलैक्स करेगा तो उसके बाद खुद के पास ब्लड जाएगा। एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर हो क्या रहा है, ब्लड सप्लाई तो नहीं हो रही वहां पर, अच्छे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नहीं पहुंच पा रहा, इस वजह से वहां पर क्या हो रहा था, पेन हो रहा था। ठीक है, लैक्टिक एसिड का अक्यूमुलेशन हुआ, उसकी वजह से पेन हो गया। ठीक है, तो मॉर्फिन क्या कर रही है, डिमांड को कम कर देगी, तो सप्लाई अपने आप कम करनी पड़ेगी, सप्लाई कम करनी पड़ेगी, तो हार्ट है वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। और रिलैक्स करेगा तो उसके अंदर रिलीव हो जाएगा, जो सिम्टम्स है एंजाइना पेक्टोरिस के वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, रिलीव हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर हम इसलिए देते हैं, बीटा ब्लॉकर हम इसलिए देंगे ताकि पेशेंट के अंदर जो हाइपरटेंशन हुआ है, ठीक है, टू कंट्रोल द हाइपरटेंशन, टू कंट्रोल द हाइपरटेंशन, टू कंट्रोल द हाइपरटेंशन। अब हमें हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे। तो बीटा ब्लॉकर्स का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, कॉज ब्रेडिकार्डिया, कॉज ब्रेडिकार्डिया ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड यूज। अगर कोई इंडिविजुअल प्रोलॉन्ग्ड यूज कर रहा है बीटा ब्लॉकर्स का, अगर प्रोलॉन्ग्ड यूज कर रहा है, बहुत लंबे टाइम से बीटा ब्लॉकर्स पे है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। और ये ब्रेडिकार्डिया उसको सीएचएफ, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर लेके जा सकता है। तो हमें क्या करना है, इस साइड इफेक्ट को मॉनिटर करके रखना है, और एक लिमिटेड पीरियड तक ही हमें बीटा ब्लॉकर्स एडमिनिस्टर करनी है। और कब एडमिनिस्टर करनी है, विद द एडवाइस ऑफ, विद द हेल्प और विद द एडवाइस या विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर की, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना हमें कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ये क्या करेंगी, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करेंगी, हेल्प टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, हेल्प टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर को क्या करेंगे, कंट्रोल करने का काम करेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये क्या करेंगे, ये आपके एक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करेंगे, साथ के साथ कंट्रोल द एक्सपीएन, हाइपरटेंशन को करेंगे रिलीव, साथ के साथ क्या करेंगी, मेंटेन एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम करेंगे। नेक्स्ट आता है अपना एंटी कोएगुलेंट। ठीक है, अब हार्ट के अंदर ब्लड है वो पंप नहीं हो रहा होगा, पेन नहीं जा रहा है, तो वो ब्लड का क्या हो रहा है वहाँ पे, स्टेसिस हो रहा है। तो रुका हुआ तो पानी खराब होता है, ब्लड अगर रुक गया तो वो जम जाता है, ठीक है, उसका थक्का बन जाता है। तो हमें क्या करना है, एंटी कोएगुलेंट्स देने हैं। और एंटी कोएगुलेंट्स में मोस्ट कॉमनली हम क्या यूज करते हैं, लो मोलिकुलर वेट हिस्पेरिन, LMWH, लो मोलिकुलर वेट हिस्पेरिन क्या यूज करते हैं, लो मोलिकुलर, लो मोलिकुलर वेट, वेट हिपेरिन, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन हम यूज करते हैं। और ये यूज करके हम क्या करें, ये किस रूट से देते हैं, मोस्ट कॉमनली सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस रूट से हम इसको देते हैं, सबक्यूटेनियस रूट के साथ हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं, और सबक्यूटेनियस रूट से हम इसको एडमिनिस्टर करके पेशेंट के अंदर एंटीकोएगुलेंट हम थेरेपी देते हैं। बाकी हिपेरियन से रिलेटेड सारे इंटरवेंशन में बहुत बार लेक्चर वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो प्लीज हमें उन सबका ध्यान रखना है, और आराम से हमें उन चीज़ों को रीड आउट करके ऐसे हमें मैनेज करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है अपना टॉपिक आर्टीरियोसिनोसिस, एरोटिक सॉरी, एरोटिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है एरोटिक स्टेनोसिस। एरोटिक का मतलब एरोटिक वाल्व, और स्टेनोसिस का मतलब नैरोइंग हो जाना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एरोटिक का मतलब, तो एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व, ठीक है। और स्टेनोसिस का मतलब है नैरोइंग ऑफ ल्यूमन। लिख ल्यूमन, ये जो मीनिंग्स हैं वो लिख लीजिएगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। नैरोइंग ऑफ ल्यूमन, जब ल्यूमन नैरो हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेनोसिस। जैसे कि पाइलोरिक स्टेनोसिस, एग्जाम्पल के तौर पे पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है, जो पाइलोरस जो पोर्शन होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, सर्कुलर मसल्स है वो ओवर ग्रोथ करती है, जिसकी वजह से जो ल्यूमन होता है, जो आने जाने फूड के आने जाने का जो रास्ता होता है वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं। और उसकी वजह से वॉमिटिंग वगैरह आपको देखने को मिलती है। पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर भी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। एक इंपॉर्टेंट इसका साइन एंड सिम्टम्स है प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग ऑल्सो साइन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है, हमें इन चीज़ों को याद रखना है ताकि हम आगे इन चीज़ों को यूज कर सकें, अपनी स्टडी को और बेटर बना सकें। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, एरोटिक स्टेनोसिस। तो एरोटिक स्टेनोसिस क्या है, एक प्रोग्रेसिव डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है, कैल्सिफिकेशन ऑफ द वाल। ठीक है, जो एरोटिक वॉल्व होते हैं उनका क्या हो जाता है, प्रोग्रेसिव कैल्सिफिकेशन ऑफ द वाल। ठीक है, प्रोग्रेसिव कैल्सिफिकेशन ऑफ द वॉल का मतलब होता है जो एरोटिक वॉल्व है, एरोटिक वॉल्व, एरोटिक वॉल्व, इन एरोटिक वॉल्व के ऊपर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कैल्शियम का डिपोजिशन, Ca+ है वो डिपोजिट होना शुरू हो जाता है, कैल्सिफाइड हो जाते हैं, इनके ऊपर डिपोजिशन शुरू हो जाता है किसी भी यूटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से। ठीक है, जो भी यूटियोलॉजिकल फैक्टर हम डिस्कस करेंगे उनकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, कैल्सिफाइड हो जाता है। और कैल्सिफाइड होने की वजह से धीरे धीरे कैल्सिफाइड होगा, तो कैल्सिफाइड होने की वजह से क्या होता है, ये कॉज नैरोइंग, कॉज नैरोइंग, वो क्या कोज कर देता है, नैरोइंग कोज कर देता है, नैरोइंग ऑफ ल्यूमन, नैरोइंग ऑफ ल्यूमन, नैरोइंग ऑफ ल्यूमन कोज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट के अंदर है वो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है हार्ट के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज प्रेशर इन, इंक्रीज प्रेशर इन हार्ट, हार्ट के अंदर जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देखिएगा, बना के बताने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, अब इसमें आप देखना, इसमें आप देखना, ये है हमारा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, एओर्टा निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास एरोटा निकलती है, और इस एरोटा के पास यहाँ पर हार्ट के चेम्बर्स होते हैं, जहाँ पे वहाँ पर क्या होता है, एरोटिक वॉल्व होते हैं, ये एरोटिक वॉल्व होते हैं। अब ये जो एरोटिक वॉल्व जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा मैं और अच्छे से इसको बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। ये वाले जो एरोटिक वॉल्व है, ये जो एरोटिक वॉल्व है, इन एरोटिक वॉल्व के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, कैल्सिफिकेशन हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा, इनके ऊपर क्या हो गया स्टूडेंट, कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया, क्या हो गया, कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया। अब कैल्शियम का डिपोजिशन होने की वजह से क्या हो गया, नैरोइंग हो गई। अब नैरोइंग हो गई, इनके अंदर क्या हो गई, नैरोइंग हो गई। अब ये नैरोइंग हो गई तो इसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है वो जब ये प्रेशर के साथ क्या करेगा, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब भी इसका टाइम आएगा कॉन्ट्रैक्शन का, तब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा,
जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये यहाँ पे नॉर्मली ब्लड यहाँ जाना चाहिए था, नॉर्मली जो ब्लड है वो यहाँ इसमें जाना चाहिए था, बट वो नहीं जा पाता। रीजन क्या होता है? रीजन क्योंकि यहाँ पर जो ल्यूमन है, इस एरिया के अंदर जो ल्यूमन है, वो ल्यूमन क्या हो चुका है? नैरो हो चुका है। ल्यूमन नैरो होने की वजह से वहां पर स्टूडेंट क्या हो चुका है? जो ब्लड है वो, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट से निकलना चाहिए था, एग्जिट करना चाहिए था, उतना एग्जिट नहीं करता। ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पर जो एट्रियम और एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वाल्व हैं, ठीक है, बाइकस्पिड, ठीक है, जो बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड जो भी वॉल्व होते हैं, उन वॉल्व के वजह अंदर क्या होता है? यहाँ पे जो वॉल्व होते हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड जो भी वॉल हैं, उन वॉल्व के, वो वॉल्व क्या अपना पूरा अमाउंट, एट्रियम पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसके एट्रियम के अंदर जो ब्लड है, इस एट्रियम के अंदर जो ब्लड है, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर जाना चाहिए था, उतना जा रहा है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर वे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा? प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि एरोटिक स्टेनोसिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, जिसके अंदर क्या होता है, जो एरोटिक वॉल्व होते हैं उनके ऊपर क्या हो जाता है? कैल्सिफिकेशन जमा हो जाता है। और ये कैल्सिफिकेशन जमा होने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स? जो वाल्व है उसका जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन, ठीक है, उसका डायामीटर वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे ल्यूमन है वो कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ कैल्सिफिकेशन। अब कैल्सिफिकेशन की वजह से ल्यूमन कम हो गया, ल्यूमन कम होने की वजह से क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी तरह से खाली नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर इस पूरी डिजीज को मैं एक तरीके से समझाना चाहूँ तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया याद कर लो। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वहां पर क्या होता है? यूरिनरी ब्लेडर फुल फुल ऑफ, जैसे ही पूरा यूरिन के साथ बढ़ता है तो अर्ज होती है, बंदा जो भी इंडिविजुअल होता है वो यूरिन पास आउट करने के लिए जाता है, तो जो ल्यूमन है यूरिन के पास आउट होने का वो नैरो हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ एनलार्ज प्रोस्टेट, जिसकी वजह से क्या होता है? जो यूरिनरी ब्लेडर है वो पूरी तरीके से इम्पिटी नहीं हो पाता और इंडिविजुअल को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी यही डिजीज, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो गया? कैल्सिफिकेशन की वजह से एरोटिक वाल्व का क्या हो गया? स्टेनोसिस हो गया, नैरोइंग, वो क्या हो गया? एनलार्ज हो गया, एनलार्ज हो गए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ इन दो चीजें, तो वाल्व था, यहाँ पर धीरे धीरे कैल्सिफिकेशन हुआ, तो यहाँ जो नैरोइंग है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहाँ पर नैरोइंग है वो क्या हो गई? बढ़ रही है। अब नैरोइंग होने की वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा? नैरोइंग होने की वजह से इंट्रा वेंट्रिकल मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या हो जाएगा? जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं और कार्डियोमेगेली। हाइपरट्रॉफी होगी तो यहाँ पे कार्डियोमेगेली भी देखने को मिलेगा। कार्डियोमेगेली का मतलब एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, कार्डियोमेगेली, कार्डियोमेगेली का मतलब हो जाएगा एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, एनलार्जमेंट ऑफ, ठीक है। और हार्ट के अंदर इस तरफ लेफ्ट साइड में कौन से वॉल होते हैं? बाइकस्पिड वॉल होते हैं, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल होते हैं, और ये होता है उनका एरोटिक वॉल। ठीक है जी, समझ गए हो? ठीक है, कोई डाउट है तो बताइएगा। ये है इसके बारे में। तो हार्ट के अंदर प्रेशर बढ़ गया, उसकी वजह से क्या हो रहा है? हार्ट की प्रेशर बढ़ा तो हाइपरट्रॉफी हुई, हाइपरट्रॉफी के बाद कार्डियोमेगेली हो गया है वहां पे। ठीक है, एक्सरे देखोगे तो जो कार्डियक शेडो होती है वो आपको एनलार्ज दिखेगी, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट है वो आपको शो कर देगी। तो एक नेक्स्ट हम बात करते हैं कोजेज। कोजेज की बात करें, अगर हम कोजेज की बात करें कि भाई एरोटिक स्टेनोसिस के क्या क्या कोज हो सकते हैं, अगर हम कोजेज की बात करें तो क्या क्या कोज हो सकते हैं, तो कोजेज की मैं बात करूँ तो पहला कोज आता है स्टूडेंट कंजेनाइटल, बाय बर्थ हो सकता है। ठीक है, बाय बर्थ, बाई बर्थ हो सकता है आपको। जब आपने मतलब इंडिविजुअल जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम पे हो सकता है कि उसके अंदर सिनोसिस प्रेजेंट हो। नेक्स्ट मैंने डीजनरेटिव कैल्सिफिकेशन, किसी भी रीजन की वजह से जब एरोटिक वाल्व का डीजनरेशन होता है, इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, डीजनरेशन होता है, जैसे मान लीजिए रूमेटिक हार्ट फीवर, उनके अंदर भी डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है। तो रूमेटिक हार्ट फीवर में जैसे डीजनरेशन होगा, डीजनरेशन की वजह से वहाँ पे क्या होगा? कैल्सिफिकेशन होगा, कैल्सिफिकेशन के थ्रू क्या होगा? नैरोइंग हो जाएगी। नेक्स्ट बना आपकी रूमेटिक फीवर, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है। ठीक है, रूमेटिक फीवर का मेन कॉज कौन है? बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके
ये हमने देख लिया कॉजेज। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट में क्या क्या हो सकता है। ड्यू टू चेंजेज इन प्रेशर, जैसे प्रेशर के अंदर चेंजेज होगा, ये मैं बता चुका हूँ कि कार्डियोमेगेली वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ये भी देखने को मिल सकता है। हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल की आपको हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। अब इसमें मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसमें मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स। पेशेंट को डिस्निया, डिस्निया क्यों होगा, क्योंकि एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट है, तो हार्ट क्या करेगा, लंग्स को प्रेशराइज कर रहा है। लंग्स को प्रेशराइज करेगा तो लंग्स पूरी तरह से इन्फ्लेट नहीं हो पाएंगे, इन्फ्लेट नहीं होंगे तो उस कारण क्या होगा वहां पर, जो भी इंडिविजुअल होगा उसको क्या होगा, डिस्निया होगा। डिजीनेस, सीएनएस के पास प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं जा रही तो वहां पर डिजीनेस होगा। सिंकोप, सिंकोप मतलब सडन लॉस ऑफ मोटार फंक्शन, सडन लॉस ऑफ मोटार, जैसे ही मोटार फंक्शन में बंदा नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ ऑन हार्ट बीट, जब आपको जैसे मान लीजिए नॉर्मल अगर आप एक रेस्टिंग कंडीशन के अंदर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस कंडीशन के अंदर आप देखते हो कि आपका हार्ट बीट कर रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप दौड़ के जाओ फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ कुछ धड़क रहा है, फड़फड़ा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है चेस्ट डिस्कम्फर्ट, बंदे को चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी देखने को मिल सकते हैं। आपका पेशेंट आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट के बारे में कंप्लेन कर सकता है क्योंकि कार्डियोमेगेली वगैरह साइन एंड सिम्टम्स वो शो कर रहा है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मोडालिटीज की मैं अगर बात करूँ तो बीटा ब्लॉकर्स देंगे ताकि प्रेशर को कंट्रोल कर सके। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ताकि बीपी मैनेज हो सके हमारा। एंटीबायोटिक, अगर कोई भी इंफेक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। तो ये है हमारा एरोटिक सिनोसिस के बारे में। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज की क्लास को, और आज के जो टॉपिक्स हैं उनको आपको समझ में भी आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्रैश कोर्स की क्लासें आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।